वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन ऑन कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन बंगाल ओवर रेप मर्डर ऑफ डॉक्टर। तो वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर का रेप हुआ और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। The body of a 31-year-old doctor was found on the third floor of hospital on Friday. The postmortem examination revealed that she had been sexually assaulted. On Saturday, a civil police volunteer engaged by Kolkata police were arrested for the crime. तो एक volunteer जो कोलकाता पुलिस ने engage किया था, ऐसा लग रहा है कि उसने ये कांड किया है। The Resident Doctors Association of the RG Kar Medical College and Hospital. तो ये कहाँ पर हुआ है? RG Kar Medical हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, एक मिनट सॉरी, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ बिकॉज फैन की आवाज़ आई थिंक। वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है, फीमेल डॉक्टर। अब यहाँ पर उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है कि फैमिली डिमांड कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बाहर की इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाओ। ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब हमने कल जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या कहा है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है ना, हमने कल पूरा पढ़ा था। तो अदानी ग्रुप, कल पूरा ही पढ़ा था वैसे तो, कि अदानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया। ठीक है ना, फिर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करता है कि पहले वो बोलेगा, पहले वो बेच देगा, मतलब पहले वो कुछ जो भी किसी भी कंपनी के बारे में, मतलब दे आर नोन फॉर दिस, शॉर्ट सेलर है ये यूएसए का, कि वो कंपनी के बारे में कुछ बोलेंगे ख़राब, फिर उसी के शेयर्स खरीद लेंगे क्योंकि उससे प्रॉफिट होता है, कुछ ऐसा ऐसा करते हैं लोग। तो इट इज़ नोन फॉर दैट। तो उसने अदानी को बोला कि अदानी जो है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये गलत है। ठीक है ना, सेबी ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करी और सेबी ने कहा हिंडनबर्ग ने इससे फ़ायदा उठाया। तो हिंडनबर्ग अब कहता है नहीं नहीं, सेबी का चेयरपर्सन ही इन्वॉल्व है। तो ऑपोजिशन कह रही है कि ये तो बहुत ही गलत है एंड सब कुछ, एंड जो गवर्नमेंट इन पावर है वो कह रही है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ग्लोबल फोर्सेस जो हैं विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस डायनेस्टी वर अटेम्प्टिंग टू हिंडर इंडियाज प्रोग्रेस। की जो ग्लोबल फोर्सेस हैं वो हमेशा इंडिया को नीचा ही दिखाना चाहती हैं और कांग्रेस ने हमेशा इनका साथ दिया है, ऐसा बोल रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी डिमांडेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी। ठीक है ना, चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन है, जो हमने कल नोट कर लिए हैं, तो दोबारा से लर्न करने का कोई फ़ायदा, मतलब नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो अब आगे चलेंगे। उसके बाद तुंगभद्रा डैम गेट स्वेप्ट अवे इन कर्नाटका। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तुंगभद्रा डैम जो है, तुंगभद्रा डैम जो है, तुंगभद्रा डैम जो है वो कहाँ पर है? तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। रेलवे टू ले ट्रैक कनेक्टिविटी कनेक्टिंग ट्राइबल एरियाज इन एपी, उड़ीसा एंड तेलंगाना। जो ट्राइबल एरियाज है उनको कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं रेलवेज। ठीक है, द प्रपोज 290 किलोमीटर जूनागढ़, नबारगढ़ एंड जेरोपुर, तो जो है जेरोपुर जो ओके, तो यहाँ पर आई एम सॉरी बीच में कट हुआ होगा। तो ये जूनागढ़, नबरनपुर एंड जयोपुर, ये वाले जो कनेक्टिविटी बन रही है, ये किस लिए बन रही है? कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी हो सके, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। फियरिंग वायनाड लाइक इंसिडेंट, केरला फोरम वांट्स न्यू डैम इन मुल्ला परियार। अब यार मुल्ला परियार का इशू क्या है, इसको समझते हैं। मुल्ला परियार डैम, मुल्ला परियार डैम जो है ना,
ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये लोकेटेड है केरला में, ठीक है ना, लोकेटेड है केरला में, कंट्रोल्ड बाय तमिलनाडु, कंट्रोल्ड बाय तमिलनाडु, ठीक है ना। अब इसका पंगा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये लोकेटेड, अगर कुछ भी गलत होता है एक डैम के साथ, भगवान करे कभी ऐसा हो ना, बट अगर कुछ होता है तो केरला के लोग सफ़र करेंगे, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? तमिलनाडु। अब ये जो डैम है, ये जो डैम है, ये 129 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। तो अब केरला बोलता है कि भैया इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, नया डैम बना दिया जाए, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर बहुत सारे, तमिलनाडु जो है बहुत सारी चेकिंग करवा चुका है और कह रहे हैं कि ये डैम बिल्कुल सही है, बल्कि इसके अंदर इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो केरला कहते हैं कैपेसिटी बढ़ाना, ये तो पुराना हो गया, हम कह रहे हैं नया बनाओ, तुम कह रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाना है। तो ये केरला के इडुक्की के अंदर ये जो है ये डैम लोकेटेड है, मुल्लापेरियार डैम, ठीक है ना। तो ये इसका इशू है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द डेथ्स एंड devastation caused by Wayanad landslides have once again stoked apprehensions about the safety of 129-year-old Gravity Dam and Mullaperyar in Idukki. The issue found resonance in Lok Sabha recently, with MPs Hidi Eden and Dean demanding the decommissioning of the aging structure. ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि डीकमीशन करा जाए, इसको बंद कर दिया जाए या फिर नया बनाया जाए, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, जैसे हमने लॉन्च करी थी कारिमकुलम चपट्टू 2006 में फॉर अ न्यू डैम, ठीक है ना। तो ये करी थी, वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड स्ट्रक्चर डिमांड फॉर decommissioning, demand for decommissioning the dam, if not will go on protests, ठीक है ना। अब और वो प्रोटेस्ट कैसी सी होंगी? जो 2006 में उन्होंने करी थी, 2006 में लॉन्च्ड एट कारिमकुलम चपट्टू इन 2006 फॉर न्यू डैम, ठीक है ना। न्यू डैम के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करी थी उन्होंने, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हम वैसी सी कोई प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे अगर आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। पारादीसी जूइश मैट्रियार्क क्वीनी, मैट्रियार्क की क्या होती है? पेट्रियार्की, मैट्रियार्की जहाँ पे मदर सत्ता हो, पितृ सत्ता होती है जहाँ पिता की चलती है, मेल की चलती है। मैत्री सत्ता क्या होती है? जहाँ मदर की चलती है, ठीक है। मदर इज द वन, जो हेड ऑफ द फैमिली होती है वो मदर होती है। तो जो जूइश, परदेसी जूइश मैट्रियार्क क्वीनी हेलीगुआ पासेस अवे, तो इनका थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि इनका ना मतलब बहुत ज़्यादा ही आया हुआ है तो इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो ये क्या है? परादेसी जूइश वुमेन इन कोची, क्वीनी हेलेगुआ क्यूनी हेलुगा डाइड, ठीक है ना। तो ये इस जूइश वुमेन है, इसराइल से जो लगते हैं। तो जब इसराइलीज जो हुए थे वो मूव आउट हुए थे तो वो इधर वाली साइड आए थे। और किंग सोलोमन ने, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली कोची ड्यूरिंग टाइम ऑफ किंग सोलोमन हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। तो जूइश ट्रेडर बिलीव टू हैव जूइश traders to have frequented Kochi during time of King सोलोमन। तो ये लोग आते रहते थे और ये वहाँ पर फैमिली एक सेटल थी, तो उनकी भी डेथ हो गई है। तो जूइश फैमिली जो कि इजरायली लोग हैं, तो ये, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड है बट द हिंदू ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए मैं नोट करवा रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलेंगे। पार्टीज सीरियस क्राइम्स एंड द नीड फॉर जुडिशियल क्लैरिटी। अब यहाँ पे कौन से उसके बारे में बात कर रहे हैं? सीरियस क्राइम्स के बारे में कौन से में बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वाला इशू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत मेजर इशू डिस्कस किया हुआ है कि इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रीडिंग करवाती हूँ और फिर बताती हूँ इसको।
Two recent observations from two different benches of the Supreme Court of India in the bail petition of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया डिजर्व इन डेप्थ एनालिसिस। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बेल हुई है अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया की, उन जो जजमेंट्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, राइट। अब इन डेप्थ एनालिसिस क्या होगा? द फर्स्ट वाज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बेंच हेडेड बाय जस्टिस संजीव खन्ना। द जज आस्क्ड द गवर्नमेंट lawyer whether in case under the Prevention of Money Laundering Act involving leaders of Aam Aadmi Party, the party too is not involved, but is the role, or what is the role of political party, can it be made an accused party? अब यहाँ पर आप made an accused आप made an accused party, आप जो है आप made an accused party in enforcement directorate prevention of पीएमएलए। अब पीएमएलए क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पीएमएलए के अंडर एक्शन लेती है। पीएमएलए क्या होता है? इलीगली मेकिंग मनी। अगर आप इलीगली पैसा कमा रहे हो, इफ यू आर मेकिंग मनी इलीगली, ठीक है ना, तो आपके अगेंस्ट आपके पीछे कौन पड़ जाएगा? ईडी पड़ जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? ईडी है, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है? एनीवन बता दो चार्ट्स में, ठीक है ना। तो इलीगल वाला है, तो आप जो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी अक्यूज बना लिया। अक्यूज का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर इल्जाम लगाओ कि उसने कुछ किया है। तो जज ने पूछा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? These questions from the bench prompted the enforcement directorate to make up to an accused party. अच्छा नहीं, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ लिया। The first was the observation from the bench headed by, so the judge asked the government lawyer whether in case under PMLA involving leaders of Aam Aadmi Party, the party too is not involved, what is the role of political party, can it be made an accused? तो जज ने पूछा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को भी अक्यूज बना सकते, तब इन लोगों ने अक्यूज बनाया। It is perhaps for the first time that a political party is made and accused under PMLA, ठीक है ना। तो क्या है? It is for the first time that a पीएमएलए, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज बना लिया पीएमएलए में। In a parliamentary democratic system where political parties play a vital role in mobilizing people on the basis of ideologies and political programs and run a government, making them the accused in serious criminal crimes is fraught with grave problems. क्या ये सही है? अब ये क्वेश्चन है अपने आप में, ये क्वेश्चन है क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो ये एनएल सैट का क्वेश्चन है। अब क्या पॉलिटिकल पार्टीज को जो है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अक्यूज बना सकते हैं पीएमएलए के अंडर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लेट अस लुक एट दिस इशू academically and not present any argument in favor of or against a particular case. So let us analyze it in terms of the relevant legal provision. अब यहाँ पे newspaper reports show that the investigation agency invoked section 70 of PMLA. Section 70 of सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए क्या कहता है? अब सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए कहता है, सेक्शन डील्स विद द ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन डील्स विद ऑफेंसेस बाय
ठीक है ना, सेक्शन डील्स विद ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है ना, कंपनी, अब वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को आप कंपनी की तरह डील कर सकते हो, कैन पॉलिटिकल पार्टी बी ट्रीटेड लाइक अ कंपनी, द जिस्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट द पर्सन कमिटिंग अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज अ कंपनी, देन एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर द एक्ट एंड शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली। अब ये हम लिखेंगे, ठीक है ना, जिस्ट मतलब इसका शॉर्ट में जिस्ट ऑफ दिस provision is to be guilty under the act and shall be proceeded against and punished अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए के अंडर कंपनीज जो हैं वो आप उनको कह सकते हो कि हाँ ये कंपनी जो है ये पूरी इन्वॉल्व है, कि मतलब एक्ट इज अ कंपनी प्रोविजंस, अगर कोई भी, देखो इसको पढ़ते हैं, जिस्ट ऑफ द प्रोविजन इज दैट इफ द पर्सन कमिटिंग अ कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन मतलब लॉ को नहीं फॉलो कर रहा पीएमएलए को, ठीक है ना, ऑफ द कंपनी इज देन एवरी, अगर कोई कंपनी प्रोविजन को नहीं फॉलो करी, then person who was in charge of the company shall be deemed to be guilty under the act and shall be proceeded, a person who was in charge of the company shall be deemed to be guilty under the act and shall be proceeded, जो in charge है कंपनी का उसको आप ही that person would be guilty. In this section there is an explanation where say company means any body corporate includes a firm or other association of individuals, ठीक है ना, कंपनी क्या है, एक इंडिविजुअल इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या पॉलिटिकल पार्टी इस डेफिनेशन में आती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आती है या नहीं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में भी देखें, सेक्शन 7 तो क्या पॉलिटिकल पार्टी डिफाइंड है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या कहा गया, एनी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया कॉलिंग इटसेल्फ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बुलाए वो पॉलिटिकल पार्टी है। पर क्या पॉलिटिकल पार्टी कंपनी है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि या ये सही किया है या गलत किया है। उसके बाद वेयर अ केस टर्न्स मेनली ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेल इज नॉर्म एंड इट इज, अब अगेन ये रिपीटेशन है वही कि बेल देनी चाहिए जब आपको स्पीडी जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पर ढंग से नहीं कवर हुआ है, जो हमने 8 अगस्त का ये वाला छोड़ा हुआ है ना 8 अगस्त का, ये 15 अगस्त को करेंगे। कोई पूछा था ना कब करेंगे, 15 अगस्त को न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो 8 अगस्त को करेंगे, तब कवर होगा। आगे चलते हैं। एंड अब यहाँ पर ये वाला जो बिल है वक़फ़ वाला, ये हम अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, बहुत ही बड़ा इस बार इसमें है, ये पूरा करेंगे, पहले ये करते हैं। अब ये अगेन रेपिटेशन है, ठीक है, पढ़ लेते हैं चलो। ऑन August 5 गूगल लॉस्ट अ मेजर एंटी ट्रस्ट केस, तो गूगल को मोनोपोलिस्ट बोल दिया कि मोनोपोलिस्ट हो आप, सर्च इंजन के अंदर मोनोपोली रखने के लिए आप बड़े बड़े कंपनीज को पैसा दे रहे हो कि हमारा सर्च इंजन प्रीलोडेड रखना ताकि कोई और सर्च इंजन कोई डाउनलोड ही ना करे, राइट। तो ये कह रहे हो कि मोनोपोलिस्ट हो, तो गूगल को मोनोपोलिस्ट डिक्लेयर कर दिया किसने, यूएसए ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन August 5 गूगल लॉस्ट अ मेजर एंटी ट्रस्ट केस brought against it by the US Department of Justice that sought to establish that the tech giant had a monopoly in the web search and advertising sectors. अब इसके अंदर एडवर्टाइजिंग सेक्टर के अंदर भी बोला गया कि आप वेब सर्च और एडवर्टाइजिंग सेक्टर में आप मोनोपोलिस्ट हो।
The 10-week-long bench trial that took place in September 2023 saw high-profile tech leaders, including Google CEO Sundar Pichai, Microsoft CEO Satya Nadella, testifying before the US judge. मतलब आकर उन्होंने अपने बयान दिए. The lawsuit accused Google of using its dominant position in search engine market to elbow out rivals. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी जो dominant position है Google ने उसका misuse किया है. Its exclusive deal with handset makers were brought before the court as evidence. In the end, US District Judge Amit Mehta ruled that Google was a monopolist. According to the ruling, Google search dominance was majorly achieved through a strategy of exclusion distribution agreement or default distribution. This refers to the way Google entered into lucrative contracts with browser developers, mobile device manufacturers, and wireless carriers so that it was the first or default engine that users of such services or new phone were given. तो ये लोग क्या करते थे, अग्रीमेंट कर लेते थे कि आप हमारा वाला ही डाल कर देना फ़ोन के अंदर या जहाँ जहाँ पर भी सर्च इंजन की ज़रूरत होती है. Google pays for this privilege and has shelled out more than $26 billion for it in 2021 as per court. इतना पैसा उसने इस चीज़ से कमाया है. Google is a monopolist and it has acted as one to maintain its monopoly. It has violated Section 2 of Sherman Act, the ruling noted, referencing a US law that views business monopoly or attempts at monopolizing an offense. वो कह रहे हैं कि अगर आप मोनोपोली करने की कोशिश करते हो तो दैट्स एन ऑफेंस. ठीक है. Per the court, Google used its monopoly power in two markets, general search engine and general search engine text act. Importantly, the court also finds that Google has exercised its monopoly power by charging supra-competitive prices for general search text ads. That conduct has allowed Google to earn monopoly profits. Reportedly, the filing. Furthermore, the court actually criticized the way Google failed to preserve employee correspondence. अब यहाँ पे employee correspondence जो employees आपस में बात कर रहे हैं उसकी correspondence नहीं मिली. तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, ये भी हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. बट यहाँ पर एक एड ऑन है कि गूगल इज अ मोनोपोलिस्ट in web search and advertising sectors. ठीक है. उसके बाद अ टेंडर टू प्रोक्योर 770 ड्यूल. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो जो एक्सरे मशीन्स होती हैं एयरपोर्ट पे उसके अंदर एक कंपनी को प्रेफरेंस दी जा रही है, ये बोला जा रहा है. तो देखते हैं अगर आगे ये और इसमें बात आती है आगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. अदानी के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर हमें लगा कि सेबी ने कुछ गलत किया है तो फिर हम केस के अंदर आगे इन्वेस्टिगेशन करने से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएंगे, बट अभी नहीं. तो इसके अंदर नोट करने वाला कुछ नहीं है. अगेन a mixed bouquet of hits and near misses for India. Paris 2024 will be remembered for the 6 medals which brought joy to the Indians as well as 6 fourth place finishes that resulting in heartbreak. तो यहाँ पर हम अगर पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं which is very very important. ठीक है. अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हमने 6 मेडल्स जीते. ठीक है ना, 6 मेडल्स जीते. ठीक है. उसके बाद हम 6 फोर्थ प्लेस पे आए, 6 टाइम्स हम 4th प्लेस पे आए. ठीक है. मतलब हमने मेडल नहीं जीता. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमारे लिए मेडल किस किस ने जीता, नीरज चोपड़ा, मनु बेकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन शेरावत, इंडियन हॉकी टीम, इन्होंने हमारे लिए मेडल जीते हैं. और ये हमें याद भी है, जैवलिन थ्रो, शूटिंग, ये लिख लोगे ना सारे, ये तो मैंने तुम्हें लिखवाए हुआ ऑलरेडी. अब इंडिया फर्स्ट 71st रैंक आई हमारी, 71st रैंक आई हमारी ओवरऑल में, विच इज़ बहुत पीछे चले गए हम. ठीक है. On the medal tally, with Tokyo's 1 gold, 2 silver and 4 bronze had put India in 4th. अब टोक्यो वाले लास्ट ओलंपिक में हमारा क्या था, टोक्यो में हम 48 पोजीशन पे थे और वहाँ पे हमारे क्या आया था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज. ठीक है.
शूटर्स मनु 25 मीटर, अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल एंड द मिक्स टीम पेयर अनंतजीत नरूका। तो यहाँ पे जो मिस हुए वो इन्होंने बताए हैं, ठीक है ना। मेडल्स दैट वर मिस्ड, मेडल्स दैट गॉट मिस्ड, अब ये नोट करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मनु का 25 मीटर में शूटिंग में मिस हुआ, ठीक है ना। अर्जुन बबूता का 10 मीटर शूटिंग में मिस हुआ। मिक्स टीम अनंतजीत सिंह नरूका एंड महेश्वरी चौहान स्कीट में गया उन्होंने। आखिरी मिक्स टीम पेयर ऑफ, आउच गाइस तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कैसे पढ़ा रही हूँ, दर्द हो रहा है मेरा आज। अंकिता भगत एंड बी धीरज। शटलर मतलब बैडमिंटन लक्ष्य सेन एंड वेटलिफ्टर मीराबाई चन्नू। तो इन लोगों ने मेडल्स मिस किए, ठीक है, इनके मिस हो गए। द क्वार्टर फाइनल लॉसेज ऑफ, क्वार्टर फाइनल्स में भी हमने बहुत लॉस किए, बट जो जो हमने बिल्कुल मिस किए वो वाले हैं। उसके बाद विनेश फोगट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। आफ्टर रेसलर सुशील कुमार, शटलर पीवी सिद्धू, नीरज बिकेम द थर्ड इंडियन टू क्लेम 2 कंसेक्यूटिव इंडिविजुअल मेडल। अब यहाँ पर ये हमारा फैक्ट है तो लिखेंगे आफ्टर रेसलर सुशील कुमार एंड शटलर पीवी सिंधु, नीरज became the third Indian to claim 2 consecutive individual मेडल्स। 2 कंसेक्टिव इंडिविजुअल मेडल मतलब पिछले ओलंपिक में भी मेडल आया, इस ओलंपिक में भी मेडल आया, ठीक है ना। 2 बार ऐसा हो गया, पहले किसके साथ हुआ था, सुशील कुमार के साथ ऐसा हुआ था कि पहले ओलंपिक में आया फिर दूसरे में भी आया, एक साथ बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल आया। और अब वो नीरज चोपड़ा के साथ भी ऐसा हुआ है। उसके बाद मनु हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर and first Indian woman shooter and the first from the country to take 2 bronze medal, first Indian woman shooter or first from the country to become 2 ब्रॉन्ज मेडल, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम पढ़ेंगे स्कीम्स ऑफ ओलंपिक्स, स्कीम्स ऑफ ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के लिए स्कीम फॉर आना था ओलंपिक्स, तो यहाँ पे स्कीम फॉर ओलंपिक्स कौन कौन सी हैं देखो यहाँ पे। द कंट्री मैच इट्स सेकंड बेस्ट फिनिश ऑफ 6 मेडल्स अचीव्ड इन लंदन 2012 एंड परफॉर्मेंस फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ थ्रू टारगेट ओलंपिक। अब यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम था इंडिया का, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, ठीक है ना। अब एक तो ये स्कीम थी और कौन सी स्कीम थी, एक थी मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है ना, मिशन ओलंपिक सेल, जिसके अंदर क्या था, टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू एथलीट्स may make the decision makers go in for rethink। अब वो कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा लगाया इन लोगों के ऊपर बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। इंडिया पिछली बार से भी अच्छा परफॉर्म या पिछली बार जितना भी परफॉर्म नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी रही परफॉर्मेंस, कंट्री मैच्ड इट्स second best finish of 6 medals achieved in London 2012,
ठीक है ना। तो इतना ही हमने किया, वी हैड 6 मेडल्स पे हम 71 रैंक पे आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 मेडल्स के साथ हम कौन से रैंक पे आए, 71st रैंक पे आए हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। उसके बाद जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम इज सेट टू बी ऑनर्ड विद हिलात, क्या कह रहे हैं ये, हिलाल ए इम्तियाज, हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड फॉर अरशद नदीम। ठीक है ना, दिस इज एन अवार्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है ना, इन्होंने क्या जीता है, जैवलिन थ्रोअर पेरिस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, तो ये है व्हाट इज इट, हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड फॉर अरशद नदीम। ठीक है, अब यहाँ पर वुमेन मिनिस्टर वेस्टर्न फ्रेंडली डिप्लोमेट अमंग ईरान प्रेसिडेंट प्रपोज कैबिनेट। तो ईरान की जो कैबिनेट है उसके अंदर से ईरान कैबिनेट। अब सबसे पहले अगर किसी ने लास्ट मंथ की क्लास नहीं लगाई है तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, मसूद पेजेश्कियन। ये लिख लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाया है ये लिखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। अब अगर हम अब्बास अगाची के बारे में बात करें तो लेड न्यूक्लियर नेगोशिएशंस इन 2013 में जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुई थी, जिसमें देखो यार आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए इनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगे हुए हैं कि कंट्रीज को ट्रेड नहीं करने देते इनके साथ। अब ट्रेड सैंक्शंस में यूएसए यूरोपियन कंट्रीज ने लगा रखे हैं ताकि इनके पास पैसे ना हो, ताकि ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ ना हो सके। अगर इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए, मतलब अगर पैसा आ गया इनके पास, तो फिर ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर पे लगाएंगे, न्यूक्लियर कंट्री बन जाएंगे। इनकी इसराइल के साथ नहीं बनती है, इसराइल के साथ नहीं बनती है, यूएसए के साथ नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि चलो हम तुम्हारे सैंक्शंस हटा देते हैं कि तुम ट्रेड कर लो, न्यूक्लियर तुम हमें सारा हमें दे दो, तो न्यूक्लियर कंट्री से बाहर चला जाएगा, ट्रेड अलाउ हो जाएगी। तो ये अग्रीमेंट हुआ था, बट ये अग्रीमेंट से फिर विड्रॉ कर लिया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। बट येस, जो ये न्यूक्लियर था इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। नोन फॉर हिज ओपननेस टू द वेस्ट ही प्लेड अ वाइटल रोल इन 2015 न्यूक्लियर, ठीक है ना, 20 न्यूक्लियर नेगोशिएशंस जो 2015 में अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, और फिर उसके बाद 2018 के अंदर अग्रीमेंट विड्रॉन बाय यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। पेडेश्कियन हु हैज नॉमिनेटेड वन वुमन हु वुड बी द ओके मिनिस्टर। ठीक है ना, शी इज गोइंग टू बी द मिनिस्टर ऑफ ईरानियन वुमेन। ठीक है, सेकंड ईरानियन वुमेन लिखेंगे, मैं भी ये देख रही थी कौन सी, सेकंड ईरानियन woman to hold ministerial post since Islamic Republic was established in 1979। ठीक है ना, who is she? She is फरजाना Sadiq। Farjana Sadiq is going to be Ministry of Roads and Urban
डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बनेंगे, एंड शी इज़ द सेकेंड ईरानियन वुमेन टू होल्ड सच पोस्ट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले किंग का रूल होता था, किंग के रूल के बाद जो है क्लर्जी रूल में आ गई, मतलब जो मुस्लिम हेड्स होते हैं वो रूल में आ गई, तो उसको कहते हैं मुस्लिम, जो है मुस्लिम मुस्लिम हेड ऑफ रिलीजन। ठीक है ना। तो उसके बाद जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जो ये चेंज हुआ, और ये इसके बाद जो है सेकंड वुमेन बनी है जिनका नाम ये है। उसके बाद मोहम्मद यूनिस इन ग्राफ्ट केस। अब मोहम्मद यूनिस कौन है? हु इज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, इंटरिम कौन सी होती है? टेम्परेरी, टेम्परेरी। ठीक है ना। ही इज हेडिंग इनके अगेंस्ट ग्राफ्ट केस था, ग्राफ्ट इज करप्शन, ये लिख सकते हो टर्म, ग्राफ्ट इज फॉर करप्शन, करप्शन का केस था। ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द ग्रामीण टेलीकॉम वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर फंड। ठीक है ना। तो वो जो है अब इनके अगेंस्ट कोर्ट एक्विट्स मोहम्मद यूनिस इन ग्राफ्ट केस, तो ये लिख लेते हैं मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस was acquitted in a graft case filed by Anti-Corruption Commission over the misappropriation of funds from Grameen Telecom workers and employees welfare fund। ठीक है ना। अब एक्विटेड मोहम्मद यूनिस कौन है? वही जो इंटरिम गवर्नमेंट हेड कर रहा है बांग्लादेश में, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड, इंटरिम जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी है। एक्विटेड मतलब, ठीक है, नॉट गिल्टी, नॉट प्रूवन, दैट could not be proven, could not be proven that he has committed the offense। ठीक है ना। क्या चार्जेस थे? करप्शन चार्जेस थे कि ग्रामीण टेलीकॉम वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड के अंदर हेरा फेरी, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे चलेंगे। का गेम, पॉल का गेम, मैं नाम याद कैसे है मुझे? क्योंकि पॉल का गेम है। क्या गेम है पॉल का गेम? कि रवांडा का प्रेसिडेंट बनूं, कि रवांडा का प्रेसिडेंट बनूं। फोर्थ टाइम बन रहे हैं, इनका फोर्थ टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट बन रहे हैं। देखो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अभिषेक बच्चन नहीं आते हैं, सॉरी कौन से बच्चन आते हैं, इसी के अमिताभ बच्चन, सॉरी सॉरी गाइस। पीएम मोदी रिलीज 109 हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज, ये हम कर चुके हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज अ रिपीटेड न्यूज। बायोटेक्नोलॉजिस्ट डिटेक्ट डिफरेंस इन यूज ऑफ नाइट्रोजन बाय राइस वैरायटीज। अब वो क्या कहते हैं कि राइस अच्छे से हो तो उसको नाइट्रोजन बहुत देते हैं, बट ये पता चला है कि कुछ राइस की जो वैरायटी है, बहुत सारी राइस की वैरायटी को नाइट्रोजन मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट एट गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली हैव डिस्कवर्ड अ वाइड वेरिएशन अमंग पॉपुलर varieties of rice in India in their ability to use nitrogen. This knowledge can be used to develop newer varieties that use less nitrogen and are high yielding। तो ये पता चला है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन फार्मर्स डालते रहते हैं जो सॉइल को स्पॉइल करती रहती है। तो अब यहाँ पर क्या पता चला है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट एट गुरु गोबिंद सिंह, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी GGU in New Delhi discovered a wide variation among popular
varieties of rice in India in their ability to use नाइट्रोजन। ठीक है ना, कि जो नाइट्रोजन जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है, आप ऐसे ही उसको डाली जा रहे हो फालतू में, कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है, और ये किसने करी है? गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है ना, आगे चलेंगे। एन फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड अमोनिया पॉल्यूशन इन एयर। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यही फैलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास स्टडी जो सामने आई है। द स्टडी वॉज को ऑर्डर्ड बाय आशु त्यागी एंड नवज्योति चक्रवर्ती, बोथ साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर सस्टेनेबल नाइट्रोजन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, स्टडी वॉज को ऑर्डर्ड बाय आशु त्यागी and Navjyoti Chakraborty, both scientists from the Center for सस्टेनेबल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। एनसीईआरटी रिमूव्स कार्टून ऑन कोलिएशन पॉलिटिक्स। कोलिएशन क्या होता है? अब जैसे बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली, तो वो साथ में पार्टीज जुड़ी हुई हैं, जनता दल ये वो, है ना। तो ये सारे ग्रुपिंग मिलकर ये क्या है? कोलिएशन। कोलिएशन मतलब मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं कुछ एक से ज़्यादा पार्टीज। ठीक है ना, तो ये इसका कार्टून हुआ करता था बुक में 12th क्लास की में, वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, कोलिएशन का मतलब पता होना चाहिए और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर क्रीमी लेयर अमंग SC/STs लॉ मिनिस्टर। अब ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ अर्जुन राम मेघवाल हैज अक्यूज्ड द ऑपोजिशन ऑफ क्रिएटिंग कंफ्यूजन अमंग पीपल over the Supreme Court's observation on creamy layer among the scheduled caste and scheduled tribe। अब यहाँ पर क्या हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट आई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं BR गावई, उन्होंने क्या गवाही दी? उन्होंने बोला कि स्टेट्स मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग क्रीमी लेयर इवन अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नोट करवा दूँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर ये है, जैसे ओबीसी है, ठीक है ना, ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर किसी के पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ज़मीन है, लैंड है, या किसी की पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा इनकम है, या कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे है जिसकी पता है कि सब सुख सुविधाएं हैं, तो उनको नो रिजर्वेशन। ठीक है ना, दे वोंट गेट एनी रिजर्वेशन। तो कहते हैं कि नो डाउट वो ओबीसी हैं, ठीक है, बट क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी की, दे वोंट गेट रिजर्वेशन। ठीक है ना, अगर हम SC/ST की बात करते हैं तो ST/ST में नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है ना, SC और ST में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट लेयर? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई किसी के पास जितनी मर्जी लैंड हो, इनकम हो, पोस्ट हो, उनको रिजर्वेशन मिलेगी ही अगर वो ST या SC है। ठीक है ना, अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, ठीक है ना, जिसके अंदर BR गावई, जस्टिस BR गावई जो है, उन्होंने बोला कि स्टेट्स मस्ट, क्या बोला? स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी for identifying creamy layer even among the SC/ST and deny them the benefit of reservation। तो यहाँ पर व्हाट इज दिस, क्या पढ़ेंगे इसको, कि BR गावई ने जजमेंट में बोला कि जो स्टेट्स हैं
उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए क्रीमी लेयर की, कि जैसे ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वैसी एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हो, और रिजर्वेशन का बेनिफिट जो एससी एसटी की क्रीमी लेयर है उनको ना मिले। ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज अ मेयर सजेशन, दिस इज अ सजेशन। क्या है ये, व्हाट इज इट, दिस इज अ, व्हाट इज इट, दिस इज अ सजेशन, दिस इज अ सजेशन। ठीक है ना, अब इन्होंने ये सजेशन दे दी है कि भाई ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि ऐसा करो, इट इज अ सजेशन, मर्जी है करे ना करे। तो इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, यूनियन कैबिनेट, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने कहा कि हेल्ड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट इज वेल थॉट, इज फर्मली कमिटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी एक मिनट में पढ़ाती हूँ। इन एन इंटरव्यू ऑन सैटरडे, अब यहाँ पर ये पूरा पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आगे लिखवाऊंगी। इन एन इंटरव्यू ही सेड बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट वुड फॉलो बीआर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुड कंटिन्यू द रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ एससी एसटी एज प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं जो बीजेपी इन पावर है, जो कोलिएशन इन पावर है, वो क्या कह रही है, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे जो बीआर अम्बेडकर जी बना के गए हैं, और उसके अंदर एससी एसटी को रिजर्वेशन दी हुई है तो हम वो रिजर्वेशन देंगे, एंड क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है तो हम नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ऑन सैटरडे Congress President Mallikarjun Kharge said that the idea of denying reservation of SCs and STs on the account of creamy layer concept was commendable। वहीं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो इस आइडिया को फेवर कर रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है SC SC में वो आना चाहिए। ठीक है, he also said the government should have brought legislation in parliament to nullify the part of recent Supreme Court judgment that talked about the issue। तो अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नलिफाई करना पड़ेगा। क्यों नहीं नलिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ सजेशन, सुझाव दिया है उन्होंने, ये नहीं बोला कि आप इनको अप्लाई करो। गाइस आपको भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रीमी लेयर ऑफ SC ST की बात करी है तो उन्होंने क्या दिया है, इट इज अ सजेशन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, उन्होंने सिर्फ एक राय दी है। ठीक है ना, तो उसको नलिफाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी वो यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऑपोजिशन है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं कोई ऑपोजिशन के अगेंस्ट या फॉर नहीं हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि तुम कंफ्यूज मत हो ना, जीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कि SC ST में क्रीमी लेयर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको नलिफाई करने के लिए, जजमेंट की नलिफाई करने के लिए आप लॉ लेकर आओ, किसको खत्म करने के लिए। ठीक है, किस चीज को, क्या, इट इज नॉट लाइक क्लियर अबाउट इट। मिस्टर मेघवाल अंडरलाइन दैट द टॉप कोर्ट हैड सेड इफ द स्टेट वांटेड दे कुड डू सब क्लासिफिकेशन बट इट डिड नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन क्रीमी लेयर, इट वाज एन ऑब्जर्वेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन। तो जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला कि उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सिर्फ एक बाइटर डिक्टम दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट एट द मीटिंग, अब यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने क्या कहा, विल नॉट ब्रिंग विल नॉट ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन SC एंड ST, क्रीमी लेयर इन SC एंड ST। वो क्या कह रहे हैं, हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जो गवर्नमेंट इन पावर है वो कह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर हम SC ST में नहीं लाएंगे। ठीक है ना, पर कांग्रेस कह रही है कि दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द एनालिसिस। आई नो एनालिसिस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कल मुझे एंग्जाइटी हो गई थी बिकॉज बहुत सारा काम इकट्ठा हो रखा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस बना भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के MCQs जो हैं वो पेंडिंग हो रखे हैं। तो मैंने कल लॉन्च कर दिया, जून आज लॉन्च हो जाएगा और जुलाई भी, तो मैंने ये सारे MCQs बैठकर एक साथ बना लिए, जो कि सही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो गई, मैं सुबह से बैठकर शाम तक बस MCQs ही कर रही थी, कहीं जा नहीं रही थी, अपनी जो लॉ वाली मीटिंग थी वो भी नहीं कर रही थी। आई वाज लाइक मुझे ये बैकलॉग खत्म करना है जैसे मर्जी, एंड देन आई गॉट एंक्शियस बिकॉज आई रेड सो मच। आई मीन टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम कैन कॉज एंग्जाइटी, आई सपोज, आई डोंट नो इफ दैट वाज द रीजन। एंड yesterday while I was taking the class there were some guests also, so I had to end the
class in between, but after that I was so anxious just because of the kind of work is pending. But now I want to tell you on this note only कि loggery.in पर जो है वो मई के तो MCQs आ ही चुके हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है जून के भी आ जाएंगे और अगस्त के भी मैं अब साथ साथ बना रही हूँ, मैंने अब प्रण ले लिया, मैं कभी भी इनको पेंडिंग नहीं रखूँगी MCQs को, बिकॉज इट्स हे लॉट ऑफ वर्क, इतना काम हो जाता है। एंड या मुझे बनाने खुद ही होते हैं, मेरे से किसी को बनवाती हूँ तो मुझे मतलब नहीं, मुझे नहीं सूट करता है वो वाला पार्ट, मतलब मैं मेरे को बस चुल मची रहती है कि मैं उसको खुद से करेक्ट करूँ, राइट। सो नाउ इट इज़ लाइव, यू कैन चेक दैट आउट। एंड जुलाई के तो जो आपके कंपेंडियम्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आ ही चुके हैं, आपको पता ही होगा। एंड येस, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ वेबिनार ऑन करंट अफेयर्स। अगर आपको वो वेबिनार ऑफ करंट अफेयर्स का ईमेल, मतलब आपको चाहिए कि लिंक आए आपको, तो मैं आपको ईमेल लिस्ट का लिंक दे दूंगी, उसके अंदर आप ऐड हो सकते हो। एंड फिर आपको ईमेल्स आएंगे, अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड हम कुछ भी करते हैं देन वी विल सेंड यू एन ईमेल, राइट। तो वो लिंक मैं पिन करवा दूंगी, कर दूंगी कमेंट्स में। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आई मीन इतना ऊपर नीचे होता है फिर भी यू गाइज कम एंड अटेंड द क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।